नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। आई होप यू आर डूइंग वेल और पढ़ाई आपकी बढ़िया से चल रही होगी। क्या डिस्कस कर रहे हैं? करंट अफेयर को डिस्कस कर रहे हैं। करंट अफेयर में डेट क्या आज की? हमारी डेट है आज 26 जून 2026 और स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर डिस्कशन में। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। चलते हैं हमारे पहले आर्टिकल की ओर। हमारा पहला आर्टिकल क्या है? हमारा पहला आर्टिकल है फंडामेंटल राइट टू वॉक, यानी कि चलने का मौलिक अधिकार। आपके पास जो चल रहे हो ना, आप वॉक कर रहे हो, वॉक करने के पास में जो आपका राइट है वो राइट टू वॉक, यानी कि आपके पास में फंडामेंटल राइट है। आप चल सकते हो, चलने से आपको कोई नहीं रोक सकता। कितना अच्छा आर्टिकल है कि भाई चलने से रोका जा रहा है, तो आपको कोई चलने से नहीं रोक सकता है। अब कल को क्या करना है आपको? किसी के घर पे जाके चलना स्टार्ट कर देना। भाई तुम्हारा घर है बट मैं तो चलूँगा। क्यों चलूँगा मैं? क्योंकि मेरे पास में फंडामेंटल राइट है, यानी कि मेरे पास में मूल अधिकार है, इस वजह से मैं चलूँगा। नहीं चल सकते हैं तो आगे हम बात करेंगे क्यों नहीं चल सकती और ये क्या आर्टिकल है, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले न्यूज़ में क्यों है? सुप्रीम कोर्ट ने मन्यार अलियाज एंड अपने साइक रियाज वर्सेज ऑर्गेनाइजेशन का एक केस था। उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने? सुरक्षित और स्पष्ट रूप से चिन्हित फुटपाथ पर चलना नागरिकों का मौलिक अधिकार है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई मामला आता है, एग्जैक्टली मामला याद रहे तो वेल एंड गुड है, मेंस में काम आ सकता है। ठीक है, अगर मामला याद नहीं रहे कोई दिक्कत नहीं, मतलब नाम याद नहीं रहे केस का, भाई कई बार केस का नाम याद नहीं रहता है, फिर भी इतना तो याद होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है भाई हमारे पास में चलने का अधिकार है। कहाँ पर? फुटपाथ पर। ये आपकी मेन रोड है, रोड के साइड में जो फुटपाथ होती है वहाँ पर आपको चलने का अधिकार है। किसने कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा। ये तो हमारी न्यूज़ थी। ठीक है सर, ये हमारी न्यूज़ थी। अब हम बात करते हैं फैसले की। तो फैसला क्या है? सड़क पर पैदल चलने वालों को सुरक्षित फुटपाथ मिलना चाहिए। सड़क पर जो चलते हैं, अब रोड पे चलोगे तो एक्सीडेंट का है चांसेस रहता है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भाई हमारे पास में क्या होना चाहिए? एक फुटपाथ होना चाहिए और ये चलने के लिए ही होना चाहिए, ये हमारे वॉक के लिए होना चाहिए। यहाँ पर हमें कोई नहीं रोक सकता और ये एक हमारा अधिकार है। यानी कि अगर कोई रोड है उसके साइड में फुटपाथ नहीं है तो आप जाके कंप्लेन करो कि भाई क्यों नहीं अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यहाँ पे होना चाहिए फुटपाथ। क्यों फुटपाथ नहीं है? ये हमारे मूल अधिकारों का क्या हो रहा है? उल्लंघन हो रहा है। हमारे फंडामेंटल राइट का क्या हो रहा है? उल्लंघन हो रहा है। इस वजह से रोड के साइड में फुटपाथ होना जरूरी है। बट इसका लॉस भी क्या है? लॉस ये है कि सलमान खान जैसे ड्राइवर आके फुटपाथ पर ही गाड़ी चला दे तो हम मर भी जाएंगे। तो जी नहीं, ऐसा नहीं है, फुटपाथ होना चाहिए, ये हमारा मूल अधिकार है। ऐसा किसका कहना है? ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। यदि फुटपाथ नहीं होंगे तो अतिक्रमण से भरे होंगे, नहीं होंगे या फिर अतिक्रमण से भरे होंगे तो लोगों के जीवन और स्वतंत्रता पर खतरा हो जाएगा। लोग हैं वो सिक्योर से तरीके से चल नहीं पाएंगे। राइट टू वॉक हमारे संविधान के पार्ट 3 यानी फंडामेंटल राइट से जुड़ा हुआ है। हमारे पास में जो चलने का अधिकार है ये संविधान का भाग 3 किससे जुड़ा हुआ है? मूल अधिकार से जुड़ा हुआ है, जो कि आर्टिकल 12 से स्टार्ट होता है आर्टिकल 35 तक। आर्टिकल 12 जो राज्य की परिभाषा बताता है, 13 मूल अधिकारों के अल्पीकरण के बारे में, और 14 से स्टार्ट हो जाते हैं हमारे मूल अधिकार जो कि 32 तक चलते हैं। और 14 से 32 तक के जो है वो भाग 3 में, हालांकि भाग 3 है वो 12 से 35 तक है, लेकिन जहाँ मूल अधिकारों की बात हुई है वो 14 से 32 तक हुई है। तो ये राइट टू वॉक है हमारा, ये फंडामेंटल राइट यानी भाग 3 से जुड़ा हुआ है। अब देखो ये जो हम आर्टिकल डिस्कस कर रहे हैं ना, ये प्री और मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से काम है। मैं आपको काम का है, मैं आपको दोनों चीज़ें बताता हूँ, कहाँ प्रीलिम के लिए काम का है, कहाँ मेंस के लिए काम का है। सबसे पहले याद रखना ये आर्टिकल हमारे प्री एंड मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से काम का है। अगर आप सोच रहे हो नहीं सर मैं प्रीलिम के लिए बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है, ये प्री मेंस के काम का है। मेंस में कहाँ? मेंस में ये काम आ सकती है आपकी न्यूज़, जो न्यूज़ है वो आपके जीएस पेपर 3 में काम की आ सकती है। कैसे काम आ सकती है सर मेंस में? जीएस पेपर 2 में, सॉरी, कहाँ कैसे काम आ सकती है? देखो कई बार ऐसा क्वेश्चन मेंस में हो सकता है जहाँ पर हमें लिखना हो कि हमारा मूल अधिकार है वो कितने ब्रॉड है, किस किस एस्पेक्ट में मूल अधिकार हो सकते हैं। कई बार हम सोचते हैं ना कि नहीं सर मूल अधिकार तो सीमित है, बोलने का अधिकार है, लिखने का अधिकार है। नहीं सर, मूल अधिकार की कोई सीमा नहीं है। समय समय पर सुप्रीम कोर्ट इसे एक्सटेंड करता रहता, बढ़ाता रहता है। जब इसके बारे में कुछ लिखना हो, हमारे अधिकारों के बारे में लिखना हो, जागरूक लोकतंत्र या फिर जिंदा लोकतंत्र के बारे में है। लोकतंत्र कैसा? जिंदा होना चाहिए। और जिंदा लोकतंत्र का मतलब है समय समय पर हमारे अधिकार है वो बढ़ते रहने चाहिए, अधिकार कभी घटते नहीं रहने चाहिए, समय समय पर नए नए अधिकार ऐड होते रहने चाहिए।
इससे संबंधित कुछ लिखना हो, कुल मिला के डेमोक्रेसी के रिलेटेड, फंडामेंटल राइट से रिलेटेड कुछ लिखना हो, तो हम एग्जाम्पल के रूप में यूज़ कर सकते हैं कि हमारे पास में चलने का भी अधिकार है, वो फंडामेंटल राइट है। इसके बारे में हम लिख सकते हैं मेंस में जब भी लिखने की आवश्यकता पड़े। तो प्रीलिम की बात करें तो प्रीलिम में बिल्कुल काम का है। फंडामेंटल राइट कौन से पार्ट से जुड़ा हुआ है, तो फंडामेंटल राइट है वो संविधान के भाग 3 से जुड़े हुए हैं। 3 में आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक का वर्णन है, जहां पर आर्टिकल 12 राज्य की परिभाषा बताता है, आर्टिकल 13 बताता है कि अगर फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होगा, अगर कोई कानून है जो कि मूल अधिकार का उल्लंघन कर रहा है, तो वो कानून है वो क्या हो जाएगा, कानून है वो समाप्त हो जाएगा, वो कानून है वो अल्पीकरण हो जाएगा। जहां तक मूल अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है वहां तक वो कानून है वो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ये बात कहाँ लिखी है, ये बात लिखी है आर्टिकल 13। आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 32 है वो मूल अधिकारों से डायरेक्ट रूप से जुड़े हुए हैं, मूल अधिकारों का वर्णन है। ठीक है सर, ये प्रीलिम में पूछे जा सकते हैं। और वहीं पर हमारा आर्टिकल 19 है वो डायरेक्टली प्रीलिम में पूछा जा सकता है। तो आर्टिकल 19 क्या कहता है, आर्टिकल 19 आपके आर्टिकल 19 ये आपके सीधे सीधे मूल अधिकार से जुड़ा हुआ है। मूल अधिकार में आर्टिकल 19 के अलग अलग भाग है, जैसे कि आर्टिकल 19 का क्लोज 1A है, आर्टिकल 19 उसका भाग 1 उसका ए है। ये बात किसके बारे में बात करता है, ये बात करता है हमारे मूल अधिकार। कौन कौन से मूल अधिकार, हमारे पास में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन यानी कि बोलने का अधिकार है, हम बोल सकते हैं, हम चल सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, व्यवसाय कर सकते हैं। ये सारे जो 6 अधिकार दिए गए, इन 6 अधिकारों के बारे में जिक्र किया जाता है, वर्णन किया जाता है। वो कौन से आर्टिकल में किया जाता है, आर्टिकल 19 इसके पहले क्लोज के A B C D E F इसमें किसका वर्णन किया जाता है, 6 अधिकारों का वर्णन किया जाता है। आपसे एक सवाल है, क्या सवाल है, आपको आर्टिकल 19 के पहले क्लोज के 6 अधिकारों के बारे में कमेंट सेक्शन में बताना है। जैसे कि आर्टिकल 1 का ए कहता है अभिव्यक्ति की आज़ादी के बारे में बोलना, यानी कि अभिव्यक्ति की आज़ादी के बारे में, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में कौन सा आर्टिकल बात करता है, तो आर्टिकल 19 के पहले क्लोज का ए है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में बात करता है। वहीं आर्टिकल B C D E F इन सब के बारे में आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि आर्टिकल 19 के इन क्लोज में क्या क्या लिखा हुआ है ना, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। डेफिनेटली मैं उम्मीद करता हूँ आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताओगे। ठीक है सर, तो ये आर्टिकल 19 की बात करें तो आर्टिकल 19 के पहले क्लोज के डी में फ्रीडम ऑफ मूवमेंट की बात की गई है, जहाँ पर देखो आर्टिकल ए में हमने देखा है फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी बोलने की अभिव्यक्ति की बात की गई है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात यानी कि अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात की गई है। वहीं डी में किसकी बात की गई है, डी में मूवमेंट यानी कि चलने की बात की गई। चलना मतलब ऐसा नहीं कि एक जगह से दूसरी जगह मैं वॉक कर रहा हूँ, नहीं सर, आवाजाही की बात की गई, आवाजाही की बात की गई है। मैं यहाँ से मुंबई जा सकता हूँ, मैं दिल्ली जा सकता हूँ, मैं साउथ इंडिया में जा सकता हूँ, मैं कहीं पर भी जा सकता हूँ। मूवमेंट की बात है वो कहाँ पर की गई है, वो आर्टिकल 19 के क्लोज डी में की गई, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट के बारे में। पूरे भारत में स्वतंत्र रूप से घूमने फिरने का अधिकार है। यदि सुरक्षित फुटपाथ नहीं होंगे तो ये अधिकार प्रभावित हो जाएगा। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने ये जो अधिकार दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने कौन सा अधिकार दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने जो चलने का अधिकार दिया है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है हमारे पास में आर्टिकल 19 एक है जो कि हमारी स्वतंत्रता, हमारी फ्रीडम के बारे में बात करता है। हमारे पास में टोटल 6 फ्रीडम है, उनमें से एक फ्रीडम है वो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है। अगर हमारे पास में फुटपाथ नहीं होंगे तो मैं स्वतंत्र तरीके से क्या कर पाएंगे, चल नहीं पाएंगे। अगर आप चल नहीं पाओगे तो इस अधिकार का होने का कोई मतलब नहीं है। वहीं सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 21 की बात करता है। आर्टिकल 21 है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के बारे में, यानी कि जीवन को गरिमापूर्ण जीवन का जीने का अधिकार है। गरिमापूर्ण का मतलब है मेरा जीवन है, मैं डिग्निटी के साथ जीऊँगा, यानी कि लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, मैं स्वतंत्रता के साथ में, मैं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के साथ जीऊँगा। कोई जब चाहे तब मेरे को मार नहीं सकता है, मेरी गरिमा मेरी डिग्निटी का हनन नहीं कर सकता है। इस प्रकार का मैं जीवन यापन करूँगा। ये बात कहाँ लिखी है, ये बात आर्टिकल 21 में लिखी है। तो आर्टिकल 21 क्या कहता है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है गरिमा यानी कि डिग्निटी, सुरक्षा यानी सेफ्टी और सम्मानजनक जीवन भी आर्टिकल 21 का हिस्सा है। इसलिए
सुरक्षित जो पैदल यात्रा है यानी सुरक्षित पैदल मार्ग है यानी कि फुटपाथ है वो भी आवश्यक उपलब्ध करवाना जरूरी है, वो उपलब्ध करवाना जरूरी हो जाता है। मैं फिर से आपको पूरा आर्टिकल एक्सप्लेन करूंगा, एक बार पूरा सुन लीजिए। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इससे कौन कौन से आर्टिकल संबंधित है। आर्टिकल 19 का पहला क्लोज है जो कि अभिव्यक्ति की आज़ादी है। आर्टिकल बी है वो शांतिपूर्ण बिना हथियार के सभा का है। सी है वो किसे संघ बनाने का, और डी है वो मूवमेंट के बारे में मैंने जो क्वेश्चन पूछा था उसका हालांकि आधा जवाब तो यहाँ पर आपको मिल चुका है। ठीक है सर, मुख्य की पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे चलने का अधिकार, मैं एक बार पूरा आर्टिकल है वो एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो भाई साहब, आर्टिकल क्या था, चलने के अधिकार के बारे में। तो आर्टिकल हमारा था राइट टू वॉक के बारे में। रुको एक बार जरा, राइट टू वॉक, ये हमारा आर्टिकल था चलने के अधिकार के बारे में। न्यूज़ में क्यों था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है हर व्यक्ति के पास में चलने का अधिकार है, इसलिए हमारे पास में क्या होने चाहिए, फुटपाथ होने चाहिए। फुटपाथ होने चाहिए, एक अच्छे फुटपाथ होने चाहिए ताकि हर व्यक्ति है वो स्वतंत्र तरीके से सुरक्षित तरीके से चल सके। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना आदेश दिया है इसके पीछे संविधान के कुछ आर्टिकल का जिक्र किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कौन कौन से आर्टिकल का जिक्र किया है, तो सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले आर्टिकल 19 के पहले क्लोज के डी का जिक्र किया है। सब आर्टिकल 19 के पहले क्लोज का डी क्या कहता है, ये कहता है हमारे पास में राइट टू मूवमेंट है। राइट टू मूवमेंट यानी कि हमारे पास में आवाजाही का अधिकार है। आवाजाही का अधिकार है, हम सुरक्षित तरीके से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, आवाजाही का अधिकार है, ये राइट टू मूवमेंट है। और उसी के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 का भी जिक्र किया गया। आर्टिकल 21 क्या कहता है, राइट टू लाइफ, राइट टू लाइफ विथ पर्सनल लिबर्टी, विथ पर्सनल लिबर्टी, ये दोनों अधिकार है सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 का जिक्र करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये जो अपना जजमेंट है, अपना जो वर्डिक्ट है वो सुनाया है और इसी का बात की गई है। इस जजमेंट का महत्व क्या है भाई साहब, ये क्यों जरूरी है, महत्व इसलिए ज़रूरी है क्योंकि भाई साहब अगर हमारे पास में फंडामेंटल राइट है यानी हम सुरक्षित तरीके से जीवन जीना चाहते हैं, हम सुरक्षित तरीके से जीना चाहते हैं, हमारी लाइफ है उसकी कीमत है, अगर ये लाइफ की कीमत है तो हमारे पास में क्या होना चाहिए, सुरक्षित फुटपाथ होने ज़रूरी है। अगर सुरक्षित फुटपाथ नहीं है, हम सड़कों पे सुरक्षित तरीके से नहीं चल पा रहे हैं तो कोई भी आकर हमें मार के जा सकता है। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि हमारी लाइफ है वो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, हमारी लाइफ है वो सिक्योर नहीं रहेगी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है भाई साहब हमारे पास में ये सुरक्षित तरीके से चलने का अधिकार है, इसके लिए फुटपाथ का होना जरूरी है। ये आर्टिकल इससे जुड़ा हुआ था, प्री और मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से काम का है, अच्छा आर्टिकल है, याद रख सकते हो इसके पॉइंट है वो प्री मेंस दोनों में काम आएंगे। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है एक बार जरा देखो, ठीक है सर। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के बारे में। नेक्स्ट एक बार फिर से बोलो, प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना के बारे में। क्या है, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। फिर से बोलो, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के बारे में। अगेन फिर से, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के बारे में। चलो बात करते हैं, व्हाई इट इज़ इन द न्यूज़, न्यूज़ में क्यों है। प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना के तहत 2400 करोड़ की प्रोत्साहित राशि इन क्या है वो जारी की गई है। फिर से सुनो क्या न्यूज़ है, न्यूज़ सिंपल सी है, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना है, इसके तहत 2400 करोड़ रुपए की जो राशि है वो उसकी घोषणा की गई। हालांकि न्यूज़ को याद रखें, ऐसी कोई न्यूज़ है नहीं जिसको हम रट्टा मार के बैठे रहे, ठीक है सर। हमारे लिए काम की चीज़ क्या है, हमारे लिए काम की चीज़ है वो प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना है। क्या चीज़ काम की है, प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना क्या है, क्या इसका मकसद है, क्या इसका उद्देश्य है, कौन इसे लेके आया था, इससे क्या होगा, ये सारी चीज़ें हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काम की। तो जरा देखो, प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना क्या कहता है, यह एक रोजगार प्रोत्साहन योजना है। क्या असर है, देखो प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना है, किसकी बात कर रहा है, रोजगार की बात कर रही है। किसकी बात कर रही है, रोजगार की बात कर रही है। जब योजना बात ही रोजगार की कर रही है, जब योजना में रोजगार को ही फोकस किया गया है तो डेफिनेटली किसको प्रोत्साहित करेगी, रोजगार को, यानी एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इनिशिएटिव स्कीम, यानी कि रोजगार को बढ़ावा दे रही है। किसको बढ़ावा दे रही है, रोजगार को। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य कंपनियों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नौकरी देने के लिए प्रोत्साहित करना और युवाओं को
औपचारिक रोजगार यानी कि फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट में लाना। यूपीएससी ना कई बार पूछती है इस स्कीम का, इस योजना का उद्देश्य क्या है, एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। तो भाई सिंपल सा है, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का क्या स्कीम है, इसका क्या योजना है, सॉरी इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य है युवाओं को नौकरी में लाना, युवाओं को फॉर्मल, क्या है सर, औपचारिक रोजगार। औपचारिक फॉर्मल, एक इनफॉर्मल होता है, एक फॉर्मल होता है, तो यहाँ पर फॉर्मल रोजगार देना। और कंपनियों को भी, अगर यूपीएससी प्रीलिम में लाइन पूछे ऐसे कि प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना का उद्देश्य क्या है, नीचे ऑप्शन दिए हो 4, पहला ऑप्शन में यही दे रखा है, इसका उद्देश्य कंपनियों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नौकरी देने के लिए प्रोत्साहित करना। क्या स्टेटमेंट सही है? डेफिनेटली ये भी है और ये भी है, दोनों सही है। ठीक है, कंपनियों को भी प्रोत्साहित कर रही है, कंपनियों वालों तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या करना है, रोजगार देना है, साथ ही साथ में युवाओं को औपचारिक रोजगार प्रोवाइड करना, ये भी उद्देश्य है। ठीक है, ये इसका उद्देश्य है। आगे बात करते हैं, योजना की शुरुआत कब हुई थी? 1 अगस्त 2025 को, यानी ये याद नहीं रखना 2025 याद रखना, बट कुल मिला के याद रखना कि भाई ये बहुत पुरानी योजना नहीं है, ये लेटेस्ट स्कीम है। ऐसे नहीं कि 1947 की है या फिर मोदी जी ने 2000 प्रधानमंत्री सुनते ही एक बात याद रखना, वो सारी योजना मोदी जी की होगी। प्रधानमंत्री सुनते एक बात याद रखना, साथ ही ये 2025 में शुरू हुई थी, यानी कि 2014 की नहीं है, लेटेस्ट स्कीम है। ठीक है सर, नेक्स्ट क्या है, ये क्या लिखा है, उद्देश्य क्या है इसका, 2 वर्षों में 3.5 करोड़। ठीक है, ये याद रखना, उद्देश्य के लिए याद रखना, 3.5 करोड़ लोगों को इतना डेटा याद नहीं रहता है। कौन सा मंत्रालय काम की चीज़ है, कौन सी मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। कौन सी मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। कौन सी मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। कौन सी? विच इज लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। याद रखो, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट यानी कि मजदूर और रोजगार मंत्रालय। कौन सा? मजदूर और रोजगार मंत्रालय इसके लिए स्कीम है। ठीक है सर, नेक्स्ट, कौन लागू करता है? ईपीएफओ के द्वारा। और ईपीएफओ एक वैधानिक संस्था है। ईपीएफओ क्या है? ईपीएफओ एक वैधानिक संस्था, इसका भी एग्जाम होता है। ठीक है सर, ईपीएफओ का एग्जाम होता है और अच्छी वैकेंसी है, अच्छी नौकरी है, ये भी आप फॉर्म ट्राई कर सकते हो, अभी आने वाला है। ईपीएफओ किस कानून के तहत? ईपीएफओ है वो प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन 1952, इसके तहत ईपीएफओ है वो इसे मैनेज करने का काम करता है। योजना की खास बात क्या है? ये योजना कर्मचारी यानी कि जो वर्कर्स होते हैं, एम्प्लॉयर्स, दोनों को औपचारिक रूप से फॉर्मल इकोनॉमी में शामिल करने के लिए प्रोत्साहित करता है। यानी कि कर्मचारी और जो एक तो होता है हम काम करने वाले, दूसरा काम देने वाले, इन दोनों को फॉर्मल इकोनॉमी में जोड़ने का काम करता है। काम करने वालों को, काम जोड़ने वालों को, दोनों को फॉर्मल मत एक इनफॉर्मल होता है जहाँ पर पूरी आपकी पीएफ वगैरह नहीं कटती है, मतलब इतनी नहीं जो सिक्योरिटी, एक सिक्योरिटी वाला होता है फॉर्मल, तो फॉर्मल में जोड़ने का काम करता है। कितनी राशि? पहली बार नौकरी पाने वालों को 15,000 तक सहायता मिलेगी। ठीक है, एम्प्लॉयर की बात करें, यदि अतिरिक्त रोजगार देता है तो उसे क्या मिलेगा? उसे भी फ़ायदा मिलेगा। अगर जो नौकरी देने वाला है वो एक्स्ट्रा पैसे देता है तो उसको और फ़ायदा मिल सकता है। तो ये सारी चीज़ें आप याद रख सकते हो। ठीक है, बस इतने याद रख सकते हो। फिर से मैं बता रहा हूँ कौन सी स्कीम है। प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना क्या है? प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना क्या है? प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना, सॉरी, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, पहली बात ये याद रखना है, रोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए है। याद रखना है, रोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए किसके लिए है? रोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए कंपनी यानी कंपनी और युवा दोनों को रोजगार के लिए प्रोत्साहित करना। एक रोजगार दो, एक रोजगार मिले। ठीक है सर, कब आई थी? 2025 में आई थी। उद्देश्य क्या था? रोजगार देना। कौन सी मिनिस्ट्री? लेबर मिनिस्ट्री है। कौन सी मिनिस्ट्री है? लेबर मिनिस्ट्री है। और क्या है? कौन लागू करता है? ईपीएफओ के द्वारा लागू किया जाता है। और क्या याद रखना है? खास बात क्या है? दोनों को फॉर्मल सेक्टर में लाने के लिए काम करता है, पैसे भी दिए जाते हैं। ये बहुत अच्छी योजना है। ठीक है, बहुत अच्छी योजना है, चीज़ें आपको याद रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। अगला आर्टिकल क्या हमारा है? सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के बारे में देखो जरा अगला आर्टिकल को। क्या है हमारा आर्टिकल? अगला आर्टिकल है सूचना, सॉरी थोड़ा ऊपर कर लेता हूं। दिख रहा है? हाँ जी दिख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम धारा 69A के बारे में, सेक्शन 69A के बारे में। सेक्शन 69A कौन से अधिनियम की?
हर एक अधिनियम के सेक्शन होते हैं, सेक्शन का मतलब होता है भाग। तो यहाँ पे बात हो रही है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, राइट टू सूचना प्रौद्योगिकी, सॉरी इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, जो उसकी धारा 69A इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी जो अधिनियम है उसकी धारा 69A के बारे में बात हो रही है, उसकी धारा 69A के बारे में बात हो रही है। न्यूज़ में क्यों है? दिल्ली हाई कोर्ट ने नीट पेपर है वो लीकता रोकने के लिए टेलीग्राम पर बैन लगाए जाने से अस्थायी टेम्परेरी बैन को सही ठहराया। ये आईटी एक्ट 2000 की धारा 169 के तहत, सॉरी 69 के तहत वैध है। सुनो हो जाएगा क्या न्यूज़ थी भाई? आपको पता है एक एग्ज़ाम होता है नीट का, पेपर इसका हो जाता है लीक, ठीक है सर। सरकार है वो री एग्ज़ाम करवाती है। क्या करवाती है? री एग्ज़ाम। री एग्ज़ाम के बाद में वापस पेपर होता है। सरकार कहती है भाई पेपर को रोकना है, लीक होने से रोकना है। इसके लिए क्या करते हैं हम? इसके लिए टेलीग्राम को बैन कर देते हैं। 22 जून तक के लिए टेलीग्राम को बैन कर दिया था। अब इसके खिलाफ मामला कहाँ जाता है? दिल्ली हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में मामला जाता है, कहता भाई ये तो गलत है। क्यों गलत है? सरकार अपनी जिम्मेदारियों से भाग रही है। कैसी जिम्मेदारियों से भाग रही है? लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना किसका काम है? सरकार का काम। एक एग्जांपल देता हूँ, सड़क पे मत चलो एक्सीडेंट हो जाएगा। मतलब अगर मैं सरकार को बोलूँ यार सर मोदी जी है ना एक्सीडेंट बहुत होता है, मोदी जी क्या बोलते हैं? सड़क पे मत चलो, आज से सड़क पे चलना बंद। मोदी जी लोगों को करंट बहुत आता है, मोदी जी क्या बोलेंगे? आज से लाइट बंद कर दो ताकि करंट ना आए। क्या ये सही है क्या? सरकार का काम क्या है? सरकार का काम क्या है? लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। अगर पेपर लीक हो रहा है तो किसकी वजह से हो रहा है? सरकार की। डेफिनेटली सरकार की वजह से, सरकार की गलती है। अब यहाँ पे सरकार क्या कर रही है? टेलीग्राम को बैन कर रही है। भाई साहब टेलीग्राम बैन करने से पेपर लीक थोड़ी बैन हो जाएगा, और तरीके से पेपर लीक हो जाएगा। बट ठीक है, सरकार क्या करती है? टेलीग्राम को बैन कर देती है। इसके खिलाफ है वो एक पिटीशन है वो दिल्ली हाई कोर्ट में जाती है। दिल्ली हाई कोर्ट क्या कहता है? बिल्कुल सरकार है वो टेलीग्राम बैन कर सकती है। क्यों बैन कर सकती है? क्योंकि सरकार के पास में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अधिनियम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि आईटी अधिनियम 2000 आईटी अधिनियम है, उसकी एक धारा है 69 धारा के तहत, सॉरी 69A की धारा है, उसके तहत सरकार के पास में पावर है कि सरकार क्या कर सकती है? टेलीग्राम वगैरह जो सोशल मीडिया ऐप है उनको बैन कर सकती है। ठीक है सर, ये तो थी न्यूज़ अच्छी है। यूज आ सकती है प्री में? नहीं, प्री में नहीं आ सकती है। मेंस में हालांकि यूपीएससी पूछ सकती है आईटी एक्ट की धारा। इस बार टफ क्वेश्चन पूछी तो टफ बनाने के लिए यूपीएससी आईटी एक्ट की धारा भी पूछ सकता है। मेंस में ये काम का है। मेंस में क्यों काम का है? कई बार हमें ये ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि भाई सरकार है वो इंटरनेट को शट डाउन कर देती, बैन कर देती है, प्रतिबंध लगा देती है। तो ये क्या होता है? एक मूल अधिकार है कि हमारे पास में, हमारा मूल अधिकार भी है ना, हमारे पास में इंटरनेट का एक्सेस होना चाहिए। ये तो सारे अधिकार है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का अधिकार है, आर्टिकल 21, आर्टिकल 19। और सरकार इसको अगर बैन कर रही है तो हमारे मूल अधिकारों का उल्लंघन कर रही है। अगर आपको पक्ष में लिखना हो कि भाई सरकार मूल अधिकारों को जो बैन कर रही गलत है, तो आप इसका उदाहरण ले सकते हो कि सरकार बार बार इंटरनेट को बैन कर सकती रही है। ध्यान से सुनना, दो सिचुएशन है। अगर आपको फेवर में लिखना है, मतलब सरकार के खिलाफ में लिखना है कि सरकार बार बार है वो सोशल मीडिया जैसे कि इंटरनेट वगैरह को बैन कर रही है, तो आप टेलीग्राम का एग्जांपल ले सकते हो कि टेलीग्राम को भी नीट पेपर रोकने के लिए बैन किया था। ये गलत बात है, ये हमारे फंडामेंटल राइट का उल्लंघन है। पहला सिचुएशन है। अगर आपको सरकार के फेवर में लिखना हो, कई बार ऐसा क्वेश्चन हो भाई सरकार के फेवर में सरकार ने जो काम किया है ये सही काम है, इसे सही ठहराओ, लेजिटिमेट ठहराओ, तब आप कह सकते हो कि आईटी एक्ट उसकी धारा है वो 69A, उसके तहत है वो सरकार ऐसी चीज़ें कर सकती है। दिल्ली हाई कोर्ट ने भी कहा है तो सरकार ऐसे काम कर सकती है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, अब दोनों तरीके से ये एग्जांपल है वो यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं सेक्शन 69A के बारे में। सेक्शन 69A है क्या? सेक्शन 69A की बात करें, ये धारा केंद्र सरकार को इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारी, वेबसाइट, एप्लीकेशन, ऑनलाइन सामग्री को ब्लॉक करने की शक्ति देती है। ये है ना जो धारा, कौन सी? 69A। ये पावर देती है, किसको पावर देती है? सेंट्रल गवर्नमेंट को। क्या पावर देती है सेंट्रल गवर्नमेंट? यानी मोदी जी को क्या पावर देती है? मोदी जी आप कोई वेबसाइट बैन कर दो, आप यूट्यूब बैन कर दो, आप टेलीग्राम बैन कर दो, यानी कि आप इन सभी चीज़ों को बैन कर सकते हो। आपके पास में अधिकार है। ये अधिकार कौन देता है? तो ये अधिकार है वो आईटी एक्ट की धारा 69A पावर देती है। ओके, यदि सरकार को लगे कोई ऑनलाइन सामग्री,
देश की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा है तो उसे ब्लॉक किया जा सकता है, ये बात है। बात करें सेक्शन 69A के बारे में, धारा 69A के बारे में बात करें, इसे कब ऐड किया गया था? तो हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो अधिनियम है ये कब आया था? ये 2000 में आया था, ठीक है। इसमें सुधार किया जाता है, इसमें संशोधन किया जाता है। इसमें संशोधन कब किया जाता है? 2000 में इसमें संशोधन किया जाता है। सन 2000 में, यानी कि 2000 में अधिनियम आता है, 2008 में संशोधन किया जाता है। 2000 में अधिनियम आता है और 2008 में क्या किया जाता है? इसमें अमेंडमेंट किया जाता है। और अमेंडमेंट के संशोधन के माध्यम से क्या किया जाता है? संशोधन के माध्यम से इसे जोड़ा जाता है। किन आधारों पर ब्लॉक किया जाता है, यानी कि कौन कौन सी सिचुएशन है जिसके आधार पर सरकार है वो बैन कर सकती है? क्या क्या, किन किन सिचुएशन के आधार पर? पहला, भारत की संप्रभुता यानी कि सोवरेनिटी, अगर भारत की संप्रभुता को नुकसान हो रहा हो तो बैन कर सकती है। राष्ट्रीय अखंडता यानी कि इंटीग्रिटी की रक्षा करने तो बैन कर सकती है। रक्षा यानी कि डिफेंस और सुरक्षा यानी कि सिक्योरिटी के तहत सरकार बैन कर सकती है। लोक व्यवस्था यानी कि पब्लिक ऑर्डर के तहत बैन कर सकती है। विदेशी देशों के साथ में मैत्रीपूर्ण संबंध, यानी कि ये सारी सिचुएशन है जो वही आर्टिकल 19 जो पहला क्लोज है उसे बैन करने के लिए जो दूसरा क्लोज दे रखा है, तीसरा क्लोज दे रखा है, वही वाली है। हमारी संप्रभुता हो, हमारी इंटीग्रिटी हो, देश की रक्षा हो, मैत्रीपूर्ण संबंध हो, लोक व्यवस्था यानी पब्लिक ऑर्डर हो, इन सारी सिचुएशन में इंटरनेट को बैन किया जा सकता है। वेबसाइट है, एप्लीकेशन, ऑनलाइन सामग्री, इन सभी को सरकार है वो बैन कर सकती है। प्रोसेस क्या होना है, कैसे बैन कर सकती है? सरकार सीधे मनमाने ढंग से ब्लॉक नहीं कर सकती है। एक रिटर्न आदेश देगी, ऑर्डर देगी, कारण बताएगी, फिर आईटी रूल का पालन करते हुए बैन कर सकती है। सरकार सीधे मन तरीके से नहीं कर सकती है, रूल जो आईटी रूल बने हुए हैं उसका पालन करना होगा, उसके तहत बैन कर सकती है। आदेश न मानने पर क्या होगा? यदि कोई इंटरमीडिएट जैसे सोशल मीडिया कंपनी है आदेश का पालन नहीं कर सकती तो 7 साल की सजा हो सकती है और जेल भी हो सकती है। केस की बात कौन सा है? श्रेया सिंघल केस हुआ था 2015 में। सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 69A को संवैधानिक अधिकार माना था, संवैधानिक रूप से वैधानिक माना था, और आईटी की सेक्शन 66 को अवैधानिक घोषित कर दिया था। फिर से सुनो, इसमें देखो प्री और मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से आर्टिकल काम क्या है। प्री की बात करें तो सूचना की धारा अधिकार, ये आपकी प्री में पूछा जा सकता है, इसका मतलब क्या है? इसमें श्रेया सिंघल केस के बारे में पूछा जा सकता है प्री में, ठीक है। और मेंस में तो श्रेया सिंघल केस का जिक्र भी कर सकते हो, सुप्रीम कोर्ट खुद ने इसे संवैधानिक ठहराया है, यानी सरकार है वो इन चीज़ों के लिए, अगर देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता, इन सब चीज़ों के लिए सोशल मीडिया ऐप को बैन कर सकती है, क्योंकि ये हमारे राष्ट्र की सुरक्षा के लिए जरूरी है। ये सुप्रीम कोर्ट खुद ने श्रेया सिंघल केस में इसे एक्सेप्ट किया था। तो ये प्री मेंस दोनों में इसका यूज किया जा सकता है, ठीक है सर। आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल को। नेक्स्ट आर्टिकल क्या हमारा है? अभिज्ञान ऐप के बारे में। एक अभिज्ञान ऐप है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले क्यों न्यूज़ में है? न्यूज़ की बात करें तो केंद्रीय गृह मंत्री ने अभिज्ञान ऐप लॉन्च किया है, नॉट इंपॉर्टेंट। बात करते हैं अभिज्ञान ऐप की। अभिज्ञान ऐप क्या है? यह एक पुलिस जांच यानी कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन से जुड़ा हुआ, पुलिस जो जांच करती है, पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन करती है उससे जुड़ा हुआ है। इसकी मदद से पुलिसकर्मी किसी भी स्थान से फिंगरप्रिंट मिलान करके संदिग्ध व्यक्ति को क्या कर सकता है? पहचान कर सकता है। किसने विकसित किया है? एनसीआरबी के द्वारा, नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो के द्वारा, क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के द्वारा इसे क्या किया है? विकसित किया गया है। कैसे काम करता है? पुलिसकर्मी संदिग्ध व्यक्ति के फिंगरप्रिंट स्कैन करता है, उसे एप्लीकेशन के डेटाबेस से मिलान करता है, संदिग्ध व्यक्ति से पहचान हो जाती है और फिर उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। NFIES क्या है? ये नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम है। ये है एक सिस्टम बना हुआ है, ये NCRB के द्वारा लागू किया गया। ये पूरे देश में केंद्रीय फिंगरप्रिंट को क्या करता है? एक डेटाबेस के रूप में काम कर सकता है। किन के फिंगरप्रिंट रखे जाते हैं? इसमें आरोपी कोई हो, जिसे एक्यूज ठहराया गया हो, दोषी कन्विक्ट हो, जेल में जो प्रिजनर होते हैं, कैदी, उनके लिए। महत्व क्या होता है? ये अपराधियों की जल्दी पहचान करता है, जांच तेज हो जाती है, डिजिटल फिंगरप्रिंट का पुलिसिंग बढ़ावा मिलता है, अपराध को नियंत्रण में सहायता मिलती है। मैं दोनों पर्सपेक्टिव बताता हूँ, कहाँ प्रीलिम में काम का है, कहाँ मेंस में काम का है। सबसे पहले प्रीलिम के लिए पॉइंट देखो, कौन कौन से पॉइंट प्रीलिम के लिए काम किए हैं। सबसे पहले अभिज्ञान ऐप क्या है? ये प्रीलिम के लिए काम का है। अभिज्ञान ऐप क्या है? अभिज्ञान ऐप क्या है? प्रीलिम में क्या पूछा जा सकता है कि अभिज्ञान ऐप क्या है? आप क्या बताओगे? अभिज्ञान ऐप पुलिस की मदद करने के लिए, अभिज्ञान ऐप है वो पुलिस की मदद करने के लिए, फिंगरप्रिंट चेक करने के लिए, पुलिस की मदद करने के लिए, फिंगरप्रिंट चेक करने के लिए। यानी कि मैं मान लो अपराधी हूँ, मेरे फिंगरप्रिंट, मान लो मैंने किसी का मर्डर किया है, पुलिस आएगी मेरे पे तहकीकात करेगी कि बेटा इधर आ, अब ये जो फिंगरप्रिंट की मशीन है इस पर फिंगरप्रिंट लगा, मैंने फिंगरप्रिंट लगाया, उससे मैच हो जाता है। अगर मैंने पहले भी क्राइम किया कर रखा है, मैच हो गया,
तो ठीक है मैं पकड़ा जाऊँगा। मान लो मैंने अभी नहीं पकड़ा गया है, और मान लो ये पेन है, पेन पे मेरे फिंगरप्रिंट थे, मैं यहाँ से भाग गया हूँ, पुलिस ने ये फिंगरप्रिंट चेक किया, उस मशीन से एप्लीकेशन से चेक किया, और मैं भाग गया हूँ, मेरा पहले से डेटा था, तो मैं पकड़ में आ जाऊँगा। इस तरीके से ये काम करती कौन सी अभिज्ञान ऐप है, वो ऐसे काम करते हैं। आप एप्लीकेशन से जाके कहीं से भी चेक कर सकते हो, आपको लैब में जाने की आवश्यकता नहीं है। ये एप्लीकेशन है, किसने बनाया गया है? एनसीआरबी के द्वारा बनाया है। किसने बनाया इसको? एनसीआरबी के द्वारा। प्रीलिम में पूछ सकता है अभिज्ञान ऐप को किसने बनाया, किसने डिज़ाइन किया है? तो भाई आपके एनसीआरबी के द्वारा इसे डिज़ाइन किया गया। किसने किया डिज़ाइन? एनसीआरबी के द्वारा इसे डिज़ाइन किया गया है। कैसे काम करता है अभी डिटेल तो याद नहीं रखनी, कैसे काम करता है ये आपको डिटेल रखने की याद नहीं है। NAFIC क्या है? सॉरी NAFIS क्या है? NAFIS क्या है भाई साहब? ये NAFIS क्या होता है? एक टेक्नोलॉजी, जैसे आपकी यूपीआई है ना, हमारी जो फ़ोन पे वगैरह कौन सी टेक्नोलॉजी से काम करती है? यूपीआई से काम करती है, जिसे हमारे क्या है एनपीआई के द्वारा बनाया गया है। उसी प्रकार से एनसीआरबी के द्वारा ये NAFIS बनाया है। ये है क्या? ये एनसीआरबी के द्वारा बनाया गया है। यहाँ पर है ना सारे जो अपराधी होते हैं उनका डेटा यहाँ पे फिक्स है। जो अपराधी होते हैं, जो अपराधी मतलब एक तो आरोपित ठहरा मतलब जिस पे आरोप है, दूसरा जो कन्विक्ट भाई उसको सजा मिल चुकी है, हाँ तू कन्विक्ट है, दूसरा जेल में बंद है, इन सभी लोगों के जो है ना डेटा वो यहाँ पे मौजूद रहते हैं। NAFIS में ये डेटा मौजूद रहता है। तो ये पूरा आर्टिकल था। मेंस में कैसे यूज़ कर सकते हो? मेंस में जब आपको कुछ लिखना हो कि हमारी जो पुलिस है वो एफिशिएंट काम नहीं कर सकती है, किसी व्यक्ति को दोषी ठहराने में काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है, तो फास्ट कैसे काम करें, तकनीकी का कैसे उपयोग करें, टेक्नोलॉजी का कैसे यूज़ करें, तब आप लिख सकते हो भाई अभिज्ञान ऐप जो अभी बनाया है इस प्रकार के एप्लीकेशन होने चाहिए जो तेज़ी से काम करे, जो टेक्नोलॉजी हो, जिसमें फिंगरप्रिंट स्कैन करने का सिस्टम हो, इस प्रकार की तकनीकी का सहायता आप ले सकते हो। देखो यहाँ पे लिख सकते हो अपराधियों की जाँच जल्दी पहचान हो, जांच की प्रक्रिया तेज हो, डिजिटल पुलिसिंग को बढ़ावा देना। ये मेंस में पॉइंट यूज़ कर सकते हो, मेंस में ये लाइन है वो यूज़ कर सकते हो। डिजिटल पुलिसिंग को बढ़ावा देना, अपराध नियंत्रण में सहायता, अपराध को रोकने में भी इससे सहायता मिलती है। ये सारी चीज़ें मेंस में यूज़ करने लायक है। आगे बात करते हैं क्वासी मून के बारे में। अब ये क्वासी मून क्या होता है भाई साहब, ये पहली बार सुन रहे हैं। मून के बारे में तो सुना, तो अभी क्वासी मून क्या होता है? सबसे पहले न्यूज़ में क्यों है? डबल बार कैसे हो गया है? ठीक है, डबल बार क्यों छाप दिया भाई? ठीक है, पहले बात करते हैं क्वासी मून के बारे में। ये है क्या क्वासी मून? ठीक है सर, क्वासी मून चीन के ताइवान में Tianwen-2 चीन का एक मिशन है। Tianwen-2 चीन का एक मिशन है। Tianwen-2 मिशन पृथ्वी के क्वासी मून, ये क्या है? क्वासी मून जिसका नाम है कामोओलेवा 2016 H3O की ओर बढ़ रहा है। इस मिशन का लक्ष्य वहाँ से मून के नमूने सैंपल होते हैं 2027 तक पृथ्वी पर लेके आना है। न्यूज़ क्या है भाई? चीन का एक मिशन है, ठीक है, चीन का एक मिशन है जिसका नाम है Tianwen-2। चीन का एक मिशन है जिसका नाम क्या है? रुको एक बार लैग कर रहा है। ठीक है, चीन का एक मिशन है जिसका नाम क्या है? Tianwen-2। चीन का एक मिशन है, उस मिशन का नाम, मिशन का मतलब है एक भाई को चीन ने रॉकेट वगैरह लॉन्च किया जिसका नाम है Tianwen-2। ये चीन का मिशन है। मिशन क्या करेगा? पृथ्वी की ओर, ये हमारी अर्थ है, पृथ्वी है, पृथ्वी की ओर ये हमारी देखो ये पृथ्वी है, ठीक है, ये सूर्य है, पृथ्वी की ओर क्या हो रहा है? एक है ना, एक चंद्रमा है, कैसा एक चंद्रमा है वो मून का, जिसका नाम क्या है? क्वेसी मून है। क्वेसी मून है, ये कहाँ लौट रहा है? ये पृथ्वी की ओर आ रहा है, ये पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है। इस मिशन का लक्ष्य है कि इसके नमूने प्राप्त करना है। इसके नमूने मतलब इसके सैंपल लेना है, नमूने मतलब इसके सैंपल लेना। फिर से देखो, ये हमारी पृथ्वी है, ये क्वेसी मून है, ठीक है, ये पृथ्वी की ओर आ रहा है। चीन का क्या है? एक मिशन है जिसका नाम क्या है सर? जिसका नाम है Tianwen-2 कह सकते हो, Tianwen-2 कह सकते हो। ये क्या कर सकता है? ये भाई इसके नमूने सैंपल लेगा, ये कैसे आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, सबके बारे में सैंपल लेने का काम करेगा। ठीक है, क्वेसी मून क्या होता है? नाम से है मून, नाम में क्या मून, लेकिन ये असली में चंद्रमा नहीं है। नाम में मून लिखा है लेकिन हकीकत में क्या है? ये चंद्रमा नहीं है, ये सूर्य की परिक्रमा करता है, न कि पृथ्वी का। मून मतलब क्या होता है? ये पृथ्वी है, मून मतलब क्या होता है? मून एक उपग्रह होता है जिसे मून कहते हैं। मून क्या? एक उपग्रह है, एक होता है ग्रह, इसे ऐसे समझो, एक होता है आपका ग्रह, ये आपका सूर्य है, ये पृथ्वी है, ये ग्रह दूसरा, ये ग्रह है। ग्रह क्या करते हैं? एक स्टार का, ये स्टार यानी कि हमारे स्टार का नाम है सन, हमारे स्टार का नाम क्या है? सन, यानी कि सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। यानी ग्रह किसे कहा जाता है? ग्रह की परिभाषा क्या है? ग्रह वो है जो किसी तारे की परिक्रमा करता है। ग्रह वो है जो किसी
तारे की परिक्रमा करता है उसे ग्रह कहलाता है। लेकिन हम बात करें क्वासी मून के बारे में। अब क्वासी मून किसके चक्कर लगा रहा है ये, और उपग्रह क्या होता है, उपग्रह। उपग्रह, उपग्रह जो वो ग्रह की चक्कर लगाता है। जैसे हमारा मून है, ये क्या है, ये पृथ्वी का क्या है, उपग्रह है। पृथ्वी का क्या है, उपग्रह है। पृथ्वी के चारों चक्कर, पृथ्वी क्या है, एक ग्रह है। ग्रह की ओर चारों ओर चक्कर लगाने वाला क्या कहलाता है, उपग्रह है। तो मून क्या है, एक प्रकार का उपग्रह है। लेकिन आपका फिर से समझा रहा होगा, समझ में नहीं है तो फिर से सुनो जरा, फिर से सुनो। ये आपका सन है, सन के चारों ओर चक्कर लगाता है उसे, सन कौन है, एक तारा है, यानी कि एक स्टार है। स्टार के चारों ओर जो चक्कर लगाए उसे क्या कहा जाएगा, ग्रह यानी कि प्लैनेट कहा जाएगा। ठीक है, स्टार के चारों ओर जो चक्कर लगाता है उसे ग्रह यानी प्लैनेट कहा जाता है। ठीक है सर। लेकिन इस ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है उसे क्या कहा जाता है, उसे उपग्रह कहा जाता है। ठीक है, उसे उपग्रह कहा जाता है, जैसे कि हमारा मून यानी कि चंद्रमा। लेकिन जब हम बात करते हैं क्वासी मून के बारे में, किसके बारे में, क्वासी मून के बारे में, नाम में लिखा है मून, लेकिन ये चंद्रमा नहीं है। चंद्रमा नहीं मतलब क्या है, ये सूर्य की परिक्रमा करता है, न कि पृथ्वी की। अगर पृथ्वी की चक्कर लगाता मतलब पृथ्वी का उपग्रह हो जाता, लेकिन पृथ्वी के चक्कर नहीं लगा रहा है। ये किसके चक्कर लगा रहा है, सूर्य के। सूर्य कौन है, एक तारा है, तारे का चक्कर लगा रहा है। लेकिन इसकी ऑर्बिट ऐसी होती है कि लंबे समय तक पृथ्वी के साथ साथ चलता हुआ दिखाई देता है। ऑर्बिट कैसी, ये देखो, ऑर्बिट मतलब क्या है, ऑर्बिट मतलब ये ऐसे घूमता है। ठीक है, ऑर्बिट का मतलब इसकी कक्षा। ठीक है, कक्षा। तो ये पृथ्वी है, ये देखो पृथ्वी के साथ साथ घूमता हुआ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे पृथ्वी घूम रही है, यहाँ पे, तो अपन को लगेगा ये पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है। ये अपने को क्या लगेगा, पृथ्वी के चारों ओर। हकीकत में ये पृथ्वी के चारों ओर नहीं घूम रहा है, हकीकत में सूर्य के चारों ओर घूम रहा है। लेकिन पृथ्वी और ये दोनों चीज़ें साथ साथ में घूमती हुई दिखाई दे रही है। इस वजह से हमें लगता है कि भाई ये चारों ओर घूमता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, इसलिए इसे क्वासी। क्वासी का मतलब होता है अर्ध। क्वासी का मतलब क्या होता है, अर्ध। अर्ध यानी आधा। अर्ध का मतलब क्या होता है, आधा। तो क्वासी क्यों कहा जाता है, क्वासी मतलब अर्ध। अर्ध, अर्ध यानी आधा। मून यानी चंद्रमा, आधा चंद्रमा कहा जाता है। आधा क्यों, ये कुछ समय तक पृथ्वी के साथ साथ चलता है। हालांकि ये पृथ्वी के चारों चक्कर नहीं लगाता है, ये किसके चारों चक्कर लगाता है, सूर्य के चारों चक्कर लगाता है। ये कोई उपग्रह नहीं है। तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, आपको ये याद रखना है कि क्वासी मून एक न्यूज़ में था। अगर पहला क्वेश्चन यूपीएससी आपको पूछे क्या क्वासी मून एक तारा है, आप कहोगे नहीं सर तारा नहीं है। क्या एक चंद्रमा यानी कि मून है, आप कहोगे नहीं सर चंद्रमा मून नहीं है। क्या ये उपग्रह है, आप कहोगे उपग्रह नहीं है। तो सर क्या है, ये तारा नहीं है, ये पृथ्वी के चारों चक्कर नहीं लगाता है, ये सूर्य के चारों चक्कर लगाता है। कुछ समय तक इसकी जो कक्षा होती है वो पृथ्वी के समय तक होती है, पृथ्वी के साथ साथ होती है। इस वजह से इसे अर्धचंद्राकार कहा जाता है। यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया है, मान लीजिए ट्रैक में दौड़ रहे हैं, एक दूसरे के साथ साथ चलता हुआ दिखाई दे, ये दोनों एक साथ दूसरे के साथ साथ चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये पृथ्वी कैसा दिखाई देता है, ये पृथ्वी से कैसे दिखाई देता है, पृथ्वी से देखने से ऐसा लगता है कि ये पृथ्वी के चारों ओर लूप बनाकर, ये पृथ्वी है, ऐसे देखोगे तो आपको लगेगा ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, हमें दिखता ऐसे है, हालांकि वो पृथ्वी के चारों ओर घूम नहीं रहा है। ठीक है सर। पृथ्वी के कितने क्वासी मून होते हैं, मतलब पृथ्वी के जो पृथ्वी है पृथ्वी उसके कितने क्वासी मून ज्ञात यानी कि अर्धचंद्र कितने ज्ञात है। अब तक हमने कम से कम 7 क्वासी मून देख लिए, अब तक 7 देख लिए, हो सकता ज़्यादा, लेकिन हमें 7 मिले हैं। इसका महत्व क्या है, ग्रहों की गति यानी कि सेलेस्टियल जो डायनेमिक्स होते हैं उसे समझने में, ग्रह की गति कैसी उसे समझने में मदद मिलती है। जो हमारी प्लानिटरी डिफेंस होती है, सुरक्षा होती है, ग्रहों की सुरक्षा, वो देखने में मदद मिलती है। भविष्य में जो एस्टेरॉयड होता है उसे समझने में मदद मिलती है। तो ये पूरी न्यूज़ है, यहाँ से है, ये एक्स्ट्रा चीज़ें इसको गोली मारो, यहाँ से है। क्वासी मून क्या है, एक चाइना का क्या है, चाइना का एक प्रोजेक्ट है, एक चाइना का क्या एक मिशन है, वो क्वासी मून की जांच करेगा। क्वासी मून होता क्या है, हमने अभी देखा था, क्वासी मून एक चंद्रमा नहीं है। ठीक है, पृथ्वी के साथ साथ घूमता हुआ दिखाई देता है, इस वजह से हम आधा चंद्रमा कहते हैं। ठीक है, अब तक हमने 7 ज्ञात कर लिए हैं जो पृथ्वी के चारों ओर पृथ्वी के पास पास घूमते हैं, जिसे हम क्वासी मून कहते हैं। ये हमारा पूरा आर्टिकल था। नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में, FATF के बारे में। FATF के बारे में क्या है, FATF के बारे में बात करते हैं, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में बात करते हैं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में बात करते हैं, किसके बारे में, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में। क्या है सर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, विवेक अग्रवाल FATF के पहले भारतीय वाइस प्रेसिडेंट बने हैं। विवेक अग्रवाल जी जो कि भारतीय मूल के हैं, वो किसके अभी वाइस प्रेसिडेंट बने हैं, ये FATF के वाइस प्रेसिडेंट बने हैं और पहले भारतीय है जो इस कारनामा करके दिखाया है। ठीक है सर, इतनी सी न्यूज़ थी। हमारे काम की चीज़ क्या है, FATF हमारे लिए काम का है। क्या है FATF? FATF एक
अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो कि मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब होता है काले धन को सफ़ेद करना, मनी लॉन्ड्रिंग गलत है। टेरर फाइनेंसिंग, आतंकवाद को पैसा देना, इन दोनों को रोकने के लिए क्या करते हैं, नियम बनाता है। FATF की बात करते हैं तो कोई देश है, अगर वो मनी लॉन्ड्रिंग, कोई देश या कोई व्यक्ति है, मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब होता है पैसों का हेर फेर कर रहा है, पैसों को ब्लैक से वाइट कर रहा है, आतंकवादियों को पैसे दे रहे हैं, इन सब चीज़ों के लिए नियम बनाना, उन सब के लिए स्टैंडर्ड बनाने का काम किसका है, FATF का है। ये बेसिक न्यूज़ है, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना 1989 में हुई थी। कब स्थापना हुई थी, 1989 में हुई थी। कब हुई थी, 1989 में हुई थी। G7 सबमिट हुआ था पेरिस में, उसके दौरान थे। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसका हेडक्वार्टर है वो पेरिस में। कहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है, पेरिस में है। टोटल मेंबर कितने हैं इसके, टोटल मेंबर है वो 40 इसके टोटल मेंबर है। 2010 में भारत इसका सदस्य बना हुआ था। FATF का काम क्या है, मनी लॉन्ड्रिंग रोकना, टेरर फाइनेंसिंग को रोकना, ठीक है, और क्या होता है, और आपके जो पुलिस फाइनेंसिंग वगैरह होती है उसको, और देशों की मदद करना, ये इसका काम है। टेरर फाइनेंसिंग रोकना है, प्लोरिफिकेशन रोकना है, अंतर्राष्ट्रीय स्टैंडर्ड तैयार करना, मनी फाइनेंसिंग को रोकना, ये इसका काम है। FATF की लिस्ट की बात करते हैं, मतलब FATF की अलग अलग लिस्ट होती है। अलग अलग लिस्ट का मतलब है, एक आपकी ब्लैक लिस्ट होती है, एक आपकी ग्रे लिस्ट होती है। ब्लैक लिस्ट का मतलब क्या है, ब्लैक लिस्ट हाई रिस्क होता है, यानी ऐसा देश जो बहुत ज़्यादा ब्लैक क्या बोलता है, टेरर फंडिंग करता है, टेरर फाइनेंसिंग करता है, मनी लॉन्ड्रिंग करता है, और सही ढंग से इसे रोकता भी नहीं है, और ये इस चीज़ों को बढ़ावा देता है। तो ये जो FATF होता है, ऐसे देश को ब्लैक लिस्ट में शामिल कर देता है। अगर कोई देश है मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है, टेरर फाइनेंसिंग कर रहा है, और उस पर रोक भी नहीं लगा रहा है, तो FATF उसे घोषित कर देता है। क्या, FATF उस देश को ब्लैक लिस्ट कर देता है, उसे ब्लैक लिस्ट में डाल देता है। उसके बाद में कोई और देश उसके साथ में व्यापार नहीं कर सकते हैं, उसको फंड नहीं मिलता है, इसलिए उसे पूरी तरह से स्टॉप लगा दिया जाता है। दूसरी होती है ग्रे लिस्ट। ग्रे लिस्ट का मतलब होता है कि भाई साहब ये चीज़ें हैं वो कर तो रहे, यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग कर तो रहे हो, लेकिन हम आप पे निगरानी रखेंगे, आप जल्दी से सुधार करो, नहीं तो आपको हम ब्लैक लिस्ट में डाल देंगे, यानी कि ठीक ठाक आप पे निगरानी बना के रखें। दो चीज़ें होती है, ठीक है सर। तो ये पूरा आर्टिकल हमारा FATF के बारे में था। नेक्स्ट आर्टिकल की बात करते हैं सिकल सेल एनीमिया के बारे में। सिकल सेल एनीमिया के बारे में है। सबसे पहले बात करते हैं न्यूज़ में क्यों हम। राष्ट्रपति ने कहा है कि 2047 तक हमारा लक्ष्य है कि हम सिकल सेल एनीमिया को क्या कर देंगे, पूरी तरह से भारत से समाप्त कर देंगे। हमारे राष्ट्रपति जी ने कहा है कि सिकल सेल एनीमिया से भारत को पूरी तरह से क्या कर देंगे, मुक्त कर देंगे, फ्री कर देंगे, ये हमारा लक्ष्य है। सिकल सेल एनीमिया होता क्या है? सिकल सेल एनीमिया एक आनुवांशिक यानी कि जेनेटिक रोग है। आनुवांशिक का मतलब होता है पिता और माता से बच्चे में आने वाला रोग है, उसे आनुवंशिक कहा जाता है। माता पिता के जीन से बच्चों में जो ट्रांसफर हो जाता है उसे कहा जाता है सिकल सेल एनीमिया, यानी कि एक प्रकार का जेनेटिक रोग है। ठीक है सर, सिकल सेल एनीमिया एक जेनेटिक रोग हो। तो जेनेटिक क्या होता है, जो पिता और माता से बच्चे में आता है। इसका कारण क्या है? बीमारी में हीमोग्लोबिन में गड़बड़ी आ जाती है। आपके शरीर में जो आरबीसी होती है, आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है, उस हीमोग्लोबिन में जो कमी आ जाती है उसकी वजह से सिकल सेल एनीमिया देखने को मिलता है। हमारे शरीर में होती है रेड ब्लड सेल यानी कि आरबीसी होती है। ठीक है सर, आरसीबी नहीं, आरबीसी होती है। आरबीसी में पाया जाने वाला प्रोटीन जो शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाता है। हमारी जो शरीर है, शरीर में ब्लड होता है, ब्लड में आरबीसी होती है, ये शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है, और इसमें जो दिक्कत आ जाती है इसकी वजह से सिकल सेल एनीमिया हो जाता है। ठीक है सर, आगे बात करते हैं। बीमारी में क्या होता है, इसमें सामान्य जो आपकी आरसीबी होती है गोल होती है, लचीली होती है, लेकिन सिकल सेल एनीमिया के दौरान कैसी हो जाती है, ऐसी हंसियाकार बन जाती है। ये हंसिया दराती होती है, दराती, उस दराती के जैसे बन जाता है, हंसिया के जैसे बन जाता है। इस आकार की आपकी सिकल सेल एनीमिया, सॉरी आपके आरबीसी है वो हो जाती है। इससे क्या समस्या होती है? इससे जो ब्लड का फ्लो है वो रुक जाता है, शरीर के अंगों तो ऑक्सीजन नहीं पहुंचता है, पेन हो जाता है, अंगों को नुकसान पहुंचता है। ये इस प्रकार की आरसीबी हो जाती है, आरबीसी इस प्रकार की हो जाती है। ठीक है, जनरली ये गोल होनी चाहिए, बट ये ऐसी हो जाती है जिसकी वजह से आपका फ्लो नहीं हो पाता ब्लड का। ठीक है, एक होता है आपका सिकल सेल एनीमिया और एस यानी कि सिकल सेल डिजीज। सिकल सेल डिजीज फिर होता है सिकल सेल एनीमिया। तो सिकल सेल डिजीज क्या होता है? एक बहुत बड़ा समूह है, बीमारियों का बहुत बड़ा समूह है, और सिकल सेल एनीमिया होता है ये क्या इसी के अंतर्गत आता है। एक यानी कि बहुत बड़ा छाती है, छाता है, छाते के अंदर आता है ये वाला सिकल सेल डिजीज होता है, ये बहुत बड़ा छाता है, इसके अंदर आपका सिकल सेल एनीमिया आता है। ठीक है सर, मोस्ट सीवियर डिजीज है इसके अंतर्गत।
गवर्नमेंट ने क्या किया है, नेशनल सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन चलाया है, एक योजना चलाई है, एक मिशन चलाया है जिसका नाम है नेशनल सिकल सेल एनीमिया मिशन। ये क्या करेगा मिशन, ये सिकल सेल एनीमिया को रोकने के लिए काम करेगा। नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत सरकार ने नेशनल सिकल सेल एनीमिया मिशन चलाया है 2047 तक सिकल सेल एनीमिया को डिजीज को समाप्त करने के लिए है। अब तक है वो 7 करोड़ लोगों की स्क्रीनिंग की गई है। फिर से देखो आर्टिकल को, सिकल सेल एनीमिया के बारे में आर्टिकल है। हमारे राष्ट्रपति जी ने कहा है 2047 तक इसे पूरी तरह से खत्म कर देंगे। बीमारी की बात करें तो ये आनुवंशिक बीमारी, जेनेटिक बीमारी है। इसका मुख्य कारण क्या है, हीमोग्लोबिन जो हमारे शरीर में आरसीबी होती है, आरबीसी होती है, आरबीसी में होता है हीमोग्लोबिन, उस हीमोग्लोबिन में दिक्कत आने की वजह से क्या हो जाता है, हमारा ये सिकल सेल एनीमिया हो जाता है। सामान्य तौर पे जो हमारी आरबीसी होती है वो गोल होती है, बट सिकल सेल एनीमिया के दौरान ये हंसियाकार हो जाती है। इस वजह से होती है, क्या होता है, इससे ब्लड फ्लो रुक जाता है, ऑक्सीजन नहीं पहुंचता है और हमें दिक्कत हो जाती है। ठीक है, गवर्नमेंट की पहल की बात करें तो गवर्नमेंट का एक है नेशनल हेल्थ मिशन, सरकार के पास में एक नेशनल हेल्थ मिशन है और इस मिशन के अंदर दूसरा मिशन है नेशनल सिकल सेल एनीमिया। बड़ा मिशन कौन सा है, ये नेशनल हेल्थ मिशन है, इसके अंतर्गत एक छोटा मिशन है, इसके तहत ये होगा। ठीक है सर, ये पूरा आर्टिकल हमारा नेशनल हेल्थ मिशन और सिकल सेल एनीमिया के बारे में था। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है फास्ट एक्स रे क्या है, ट्रांजिट के बारे में। फास्ट एक्स रे ट्रांजिट क्या होता है भाई साहब, अभी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने क्या किया है कि वैज्ञानिकों ने ये जो आपका जो भी नाम है नामक एक फास्ट एक्सरे ट्रांजिट की उत्पत्ति का पता लगाया है, यानी EP241107A नामक एक फास्ट एक्सरे ट्रांजिट होता है, FXT की उत्पत्ति का पता लगाया है। अध्ययन के अनुसार ये घटना संभवतः एक विशाल तारा यानी मैसिव जो तारा होता है, 2 न्यूट्रॉन तारा का विलय से जुड़ी हुई हो सकती है। या तो बहुत बड़ा कोई मिसाइल तारा था वो कोलैप्स हुआ है, या छोटा तारा उसके क्या हुआ है, मर्जर से बना हुआ है। FXT क्या होता है, FXT अंतरिक्ष में होने वाले अचानक और बहुत शक्तिशाली एक्सरे विस्फोट से होता है। ये ब्रह्मांड की अत्यधिक ऊर्जावान और हिंसक घटनाओं से जुड़े हो सकते हैं। इसकी विशेषता क्या है, एक्सरे के रूप में दिखाई देते हैं, अचानक प्रकट होते हैं, दोबारा दिखाई नहीं देते हैं, कुछ ही मिनटों के में से लेकर कुछ घंटों तक दिखाई देते हैं। उत्पत्ति कैसी होती है, विशाल तारे का ढह जाना यानी ब्लॉक हो जाना, 2 तारों को आपस में मिल जाना, ये इस वजह से होता है। लगभग 10 वर्ष पहले इसे एक खगोलीय श्रेणी में क्लासीफाई के रूप में पहचाना गया था। ठीक है सर, इसे समझना मुश्किल क्यों है, क्योंकि इसकी अवधि बहुत कम होती है, वैज्ञानिक इसे पूरी तरह से देख नहीं पाए, इसलिए समाप्त हो चुके हैं। महत्व मेसी स्टार के चक्कर को समझना है, न्यूट्रॉन स्टार का अध्ययन करना है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में जानना है। फिर से देखो न्यूज़ है वो आपके प्रीलिम के लिए काम की है। न्यूज़ क्या है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स एक हमारी संस्था है, संस्था का नाम याद नहीं रखना है। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने एक नाम है, नाम भी याद नहीं रखना, इतना बड़े नाम याद नहीं रहते, प्रीलिम में क्वेश्चन आते हैं बट याद नहीं रहते हैं, अगर याद रहता है तो भाई कर लो। EP चॉइस 1107A, ठीक है। IIA यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने EP चॉइस 1107 नामक एक फास्ट एक्सरे ट्रांजिट, फास्ट एक्सरे यानी FXT नामक उत्पत्ति का पता लगा है। यानी कि वैज्ञानिकों ने क्या किया है, एक FXT है उसकी उत्पत्ति कैसी होती है उसके बारे में पता लगा है, FXT की उत्पत्ति के बारे में पता लगा है। वैज्ञानिकों अनुसार ये जो FXT है उसकी उत्पत्ति कैसी हुई है, या तो एक बहुत बड़ा तारा है, एक बहुत बड़ा तारा है उसका टूट गया है, बहुत बड़ा तारा वो टूट चुका है, बहुत बड़ा तारा टूट चुका है, या 2 छोटे छोटे तारे उसके मर्जर से बना है। ये जो आपको FXT है या तो एक बहुत बड़े तारे के टूटने से या 2 छोटे छोटे तारों के विलय होने से आपका FXT उत्पत्ति हुआ है। मैं फिर से बता रहा हूँ, अभी क्या किया, हमारे एक वैज्ञानिक है, एक कोई संस्था है, उस संस्था ने क्या किया है, ये फास्ट एक्सरे ट्रांजिट यानी FXT है ना, FXT एक घटना है, FXT एक घटना है, FXT घटना की उत्पत्ति का पता लगाया है कि FXT घटना कैसे उत्पत्ति होती है उसके बारे में। पहले तो FXT घटना को समझो। FXT घटना की बात करें यानी कि फास्ट एक्सरे ट्रांजिट की बात करें तो ये अंतरिक्ष में होने वाला एक अचानक और बहुत शक्तिशाली एक्सरे विस्फोट होता है। हमारा जो अंतरिक्ष होता है, जो वायुमंडल है, उसमें एक भयानक विस्फोट होता है, हमारे वायुमंडल में एक भयानक विस्फोट होता है। ठीक है, वो भयानक जो विस्फोट होता है उसके क्या कहा जाता है, उसे FXT कहा जाता है, यानी कि फास्ट एक्सरे ट्रांजिट कहा जाता है, फास्ट एक्सरे ट्रांजिट कहा जाता है, यानी कि FXT कहा जाता है। तो हमें अभी वैज्ञानिकों ने देखा है ये जो वायु हमारा जो क्या है ब्रह्मांड है, ये जो हमारा ब्रह्मांड है उसमें इस प्रकार के अचानक जो विस्फोट होते हैं, अचानक विस्फोट होते हैं, ये विस्फोट कैसे होते हैं उसके बारे में पता लगाया है। अचानक विस्फोट हो जाना,
अचानक विस्फोट हो जाना। तो ये अचानक विस्फोट कैसे हुआ है, इसका अभी वैज्ञानिकों ने पता लगाया है। तो अगर आपको पूछे एफएक्सटी क्या है, आप सिंपल भाषा में कहोगे एफएक्सटी का मतलब होता है ब्रह्मांड में अचानक ये होने वाली घटना है जिसमें अचानक विस्फोट हो जाता है। ब्रह्मांड में अचानक विस्फोट होने वाली जो घटना है उसे क्या कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है, उसे एफएक्सटी कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, उसे एफएक्सटी कहा जाता है। अब ये जो एफएक्सटी है उसकी उत्पत्ति कैसी होती है, वैज्ञानिक के अनुसार भाई ये एफएक्सटी है, एफएक्सटी यानी कि फास्ट एक्सरे ट्रांजिट है, इसकी उत्पत्ति होती कैसी, ये कैसे बनता है। तो एक बहुत बड़ा तारा है, ये बहुत बड़ा तारा है, ये क्या जाएगा, टूट जाएगा, ढह जाएगा, विनाश हो जाएगा, उसकी वजह से भी बहुत बड़ा धमाका हो सकता है। भाई कोई धमाका कैसे हो रहा है, या तो बहुत बड़ा कोई बम है वो फूट गया, परमाणु बम है वो फूट गया है, यानी कि बहुत बड़ा तारा तो फूट गया, इसी भी धमाका हो गया है, कोलेप्स हो गया है पूरा बिग बैंग जैसा। दूसरा, दो न्यूट्रॉन तारे थे, दो छोटे छोटे तारे थे, वो आपस में मिल गए तो भी धमाका हो गया, धमाके टकराए, धन टकराए, तो भी क्या विस्फोट हो चुका है। ये घटना है वो 10 साल पहले दिखाई दी, 10 साल में पहले दिखाई दी थी। अब भाई इसे समझना कठिन क्यों था, ये बहुत बड़ी बात क्यों है, क्योंकि भाई ये सालों में एक बार दिखाई देता है और वो भी कुछ मिनटों के लिए दिखाई देता है, इस वजह से इसे समझना कठिन था। तो ये था एफएक्सटी यानी फास्ट एक्सरे ट्रांजिट। ये क्या होता है, आकाश में एक घटना होती, धमाका होता है, उसे कहा जाता है, वैज्ञानिकों ने खोज की है, उत्पत्ति कैसे होती है, ये पूरा आर्टिकल हमारा इससे संबंधित था। नेक्स्ट आर्टिकल की बात करें नॉर्वे के बारे में, नेक्स्ट आर्टिकल किससे संबंधित है, नॉर्वे से संबंधित। नेक्स्ट आर्टिकल किससे संबंधित है, नॉर्वे के संबंधित है। नॉर्वे ने क्या किया है, कुछ किया है नॉर्वे ने क्या किया है, प्राथमिक स्कूलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। क्या लगा दिया, बैन लगा दिया भाई, जो प्राथमिक स्कूल होते हैं वहाँ पे एआई का उपयोग नहीं होगा, नहीं तो बच्चे बिगड़ जाएंगे। ठीक है, नॉर्वे की राजधानी कहाँ पर है, ओस्लो में इसकी राजधानी है। ये मैप में काम का है, मैपिंग में ये काम का है। ठीक है, मैप इसका याद रखो, प्रीलिम में क्वेश्चन आते हैं मैप बेस। ठीक है, ये आपका रहा नॉर्वे, ये स्वीडन है, ये फिनलैंड है, ये रसिया है, ये आपका नॉर्वे, इसकी मैपिंग याद रखो। उत्तर में यूरोप है, उत्तरी यूरोप है। ठीक है, इसकी सारी चीज़ें याद रखो, पूर्व में क्या है, पश्चिम में क्या है, भौगोलिक विशेषता क्या है। ठीक है, ये सारी चीज़ें, इसके रिवर वगैरह, ये चीज़ें याद रखनी चाहिए आपको। पूरा नॉर्वे का एक एक चीज़ याद, रट्टा मार लो, ये चीज़ आपको खुद को याद करनी, इसमें मैं कुछ नहीं बता सकता, रट्टा ही तो मारना है। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है डेवलपमेंट पॉलिसी फाइनेंस के बारे में, डेवलपमेंट पॉलिसी फाइनेंसिंग, डीपीएफ के बारे में, डेवलपमेंट पॉलिसी फाइनेंसिंग, डेवलपमेंट पॉलिसी फाइनेंसिंग, डेवलपमेंट पॉलिसी फाइनेंसिंग, डीपीएफ के बारे में। वर्ल्ड बैंक ने भारत को $1.5 बिलियन का क्या दिया है, वित्तीय सहायता डीपीएफ के तहत मंजूरी की है। वर्ल्ड बैंक एक संस्था है जिसने भारत को कुछ लोन दिया है। लोन किसके तहत दिया है, डीपीएफ के तहत लोन दिया। कितना दिया एग्जैक्टली याद नहीं रखना है, डीपीएफ क्या होता है उसको समझते हैं। यह वर्ल्ड बैंक की एक वित्तीय सहायता व्यवस्था है, वित्तीय सहायता व्यवस्था है। वर्ल्ड बैंक की एक वित्तीय सहायता व्यवस्था है, वर्ल्ड बैंक की एक वित्तीय सहायता व्यवस्था है जिसके तहत देशों को विकास कार्यों की और आर्थिक सुधारों के लिए जल्दी धन उपलब्ध करवाया जाता है। वर्ल्ड बैंक की एक व्यवस्था है। अगर यूपीएससी पूछे डेवलपमेंट पॉलिसी फाइनेंसिंग यानी कि डीपीएफ क्या होता है, आप बोलोगे वर्ल्ड बैंक की एक वित्तीय सहायता व्यवस्था है, वित्तीय यानी पैसे देने की एक व्यवस्था है, पैसे देने की एक व्यवस्था है जो विकास के कार्यों को बहुत जल्दी पूरा करने के लिए जल्दी से जल्दी देने की व्यवस्था है। इसका उद्देश्य देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए जल्दी से जल्दी पैसा देना है, और पैसा कौन देता है, वर्ल्ड बैंक देता है। उद्देश्य क्या है भाई, क्यों दिया जाता है, गरीबी कम करना, रोजगार बढ़ावा, समावेश। ठीक है, ये इसका उद्देश्य है। डीपीएफ किस रूप में मिल सकता है, वर्ल्ड बैंक डीपीएफ दे सकता है, लोन के रूप में दे सकता है, अनुदान यानी कि ग्रांट के रूप में, यानी कि भाई ठीक है मौज काटो, गारंटी के रूप में, ठीक है हमें दे देते हैं, तुम कहीं से उधार ले सकते हो। पैसा कब मिलता है, ये माइक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के अच्छा हो, अगर आपने अच्छा काम किया हो, रिफॉर्म सही चल रहे हो देश में, पॉलिसी सही से पॉलिसी बनाई गई हो, पेरिस एग्रीमेंट, यानी कुल मिला के अच्छी बातें हो देश में, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए। ठीक है, ये ठीक है, ये आर्टिकल पूरा ही बस इतना ही था। ठीक है, तो आज के आर्टिकल के डिस्कशन में इतने ही थे और फिर मिलते। ठीक है, इतना ही था, और कुछ थोड़ी है, नहीं इतना ही है। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन। आज के डिस्कशन में इतने काम के आर्टिकल थे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट कल। फिर तब तक के लिए एंजॉय करो, मौज काटो, फिर कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय, एंजॉय करो, कीप एंजॉय, थैंक यू सो मच।